हेलो माय फेलो सीए मेंबर्स, माय नेम इज सी रजत अग्रवाल। आज हम एक स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं एक सर्टिफिकेट कोर्स की, जिसका नाम है सर्टिफिकेट ऑन कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ बैंक, और साथ में हम एक चैप्टर भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आखिर ये सर्टिफिकेट कोर्स है क्या। तो कॉन्करेंट ऑडिट जैसे कि बैंकों में किया जाता है, तो रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है, तो उसके लिए यहाँ पे एक कोर्स बनाया गया ताकि बैंकों को और ज़्यादा मदद हो सके। तो ताकि हम अच्छे से प्रॉपरली तरीके से ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर सके, सारे कंप्लायंसेस वेरिफिकेशंस प्रॉपरली चेक कर सके, और साथ में जो हमारे कॉन्करेंट ऑडिट है उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा सके, और जो हमारी कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट की क्वालिटी को सुधार सके। इसके लिए ये कोर्स लाया गया। अब समझते हैं कि हमें करना क्या है। तो हम सबसे पहले तो ई लर्निंग पोर्टल पे जाके elearning.ici.org इस पोर्टल पे जाके फीस पे कर सकते हैं 5000 प्लस GST। ये हम यहाँ पे पे करके रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे, आपको नेक्स्ट जो प्रोसेस करना रहेगा वो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी आपको learning.ici.org इसी वेबसाइट पे करना है। टोटल यहाँ पे 11 डेज की यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग रहेगी, जो 3 आवर्स की क्लासेस रहेगी डेली बेसिस पे। 11 डेज में जैसे 4 to 7 PM पे डिवाइड हो सकता है। टोटल यहाँ पे 22 टेक्निकल सेशंस, जो कि 33 आवर्स के यहाँ पे सेशंस होंगे, और इतनी क्लासेस में से आपको 80% अटेंडेंस यहाँ पे देना कंपलसरी है, जो कि कहलाता है यहाँ पे 9 डेज आपको अटेंड करना कंपलसरी है। अगर आप ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे प्रोफेशनल ट्रेनिंग, तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद आपको एक असेसमेंट टेस्ट यहाँ पे देना रहेगा, जो कि क्वार्टरली बेसिस में होता है। तो साल में यहाँ पे 4 बार ये एग्ज़ाम होती है। ये ईमेल के थ्रू आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी, कब होगा, डेट और टाइम की। अब इसके साथ साथ आपको यहाँ पे 30 CP स्ट्रक्चर्ड CPA आवर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है इस एग्ज़ाम को करने की, कितने बार भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसका कुछ पैटर्न मैंने आपको पहले बताया है कि किस तरीके से ये कोर्स को किया जा सकता है और कहाँ पे आपको ये कोर्स करना है। अब इस कोर्स में कौन कौन से बुक्स यहाँ पे रेफ़र करनी है वो हम देख लेते हैं। तो बुक्स के लिए यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये प्रो खाता वेबसाइट में जाके आप वहाँ पे कॉन्करेंट ऑडिट पे विजिट कर सकते हैं। कॉन्करेंट ऑडिट अभी यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, साथ में डीसा के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो ये यहाँ पे आप इसको अवेल कर सकते हैं, और इसी पेज में आपको ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि किस तरीके से ये कोर्स को करना है। और व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा इस कॉन्करेंट ऑडिट के लिए, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि बुक्स हमें कौन कौन सी रिफ़र करनी है। तो बुक्स के लिए यहाँ पे ये अलग अलग कैटेगरीज मैंने बना रखा है। पहला है मैनुअल ऑन कॉन्करेंट ऑडिट, सबसे मेन बुक यही कहलाएगी, कॉन्करेंट ऑन बैंक ऑडिट। और इसी को ही आज हम, इसका ही एक चैप्टर बैंकिंग इन इंडिया, फर्स्ट चैप्टर आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मैनुअल पे क्लिक करके। सेकंड बुक है अर्ली सिग्नल्स ऑफ फ्रॉड इन बैंकिंग सेक्टर, तो ये दूसरी बुक। और थर्ड बुक रहेगी कंप्लायंसेस ऑफ सर्विस टैक्स GST इन बैंकिंग सेक्टर। तो ये 3 हमारी मेन बुक है जो कि इस कोर्स में करनी रहती है। और उसके बाद एक मेजर पोर्शन आता है जो कि रहता है गाइडेंस नोट का। अब गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट ऑफ बैंक्स, ये हर साल यहाँ पे जो ICI है वो रिवाइज करते रहती है, और कुछ RBI के सर्कुलर्स, मास्टर्स नोटिफिकेशंस, ये सब के द्वारा जो जो चेंजेस आते हैं उसको इनकॉर्पोरेट करके यहाँ पे ICI पूरा क्लब करके गाइडेंस नोट तैयार करती है हर साल। तो ये अभी जो 2022 एडिशन यहाँ पे अभी लॉन्च किया गया है, फरवरी में ये लॉन्च किया गया, तो इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। लेटेस्ट में ये है। अगर आप नेक्स्ट ईयर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उस साल का जो गाइडेंस नोट है वो रेफ़र कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये जो गाइडेंस नोट है, इसको किस तरीके से, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो ABCDEFG कैटेगरी तक इतने सारी चीज़ें गाइडेंस नोट के अंदर है। इसको समझने के लिए मैंने ये सारी चीज़ जो डाउनलोड कर रखी है फोल्डर पे, मैं लेके चलता हूँ आपको। तो देखिए, जैसे ही मैं बुक्स में जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए, पहले तो ये 3 मेन बुक्स हो गई, मैनुअल ऑन कॉन्करेंट ऑडिट, अर्ली सिग्नल्स और कंप्लायंस ऑफ GST। अब इसके अंदर हम जाते हैं गाइडेंस नोट के अंदर। तो गाइडेंस नोट के अंदर इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर भी कुछ फोल्डर्स आ जाते हैं। अब देखिए, गाइडेंस नोट में मेन तो ये 5 बुक है। कौन कौन सी बुक है? पहली बुक है गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट ऑफ बैंक्स 2022, जो अभी नई एडिशन वाली जो आई रहेगी उसको हमें पढ़ना है। तो ये कंप्लीट गाइडेंस यहाँ पे मिल जाएगा किस तरीके से ये ऑडिट को करना है। जो ये कंप्लीट बैंक ऑडिट की बात करेगा। या अभी जैसे हमारा कोर्स जो है वो कॉन्करेंट ऑडिट का है, बट यहाँ पे सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट और साथ में बैंक ब्रांच ऑडिट, वो सारा भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो कंप्लीट ऑडिट की बात यहाँ पे चलेगी। इसी के 2 गाइडेंस, इसके दोनों को बाइफरगेट करते हुए 2 बुक और है। सेक्शन है जो कि रहता है यहाँ पे सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट अपेंडिसेस ऑफ सेक्शन है। अपेंडिसेस के लिए यहाँ पे एक है, और दूसरा बैंक ब्रांच ऑडिट का अपेंडिसेस है। तो ये 2 हो गए। उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल गाइड यहाँ पे लॉन्च करी गई है
ICAI के द्वारा, जो कि है टेक्निकल गाइड ऑन ऑडिट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, और रिवाइज्ड फॉर्मेट ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। जो हम फाइनल ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, तो उसमें किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेट्स वगैरह में क्या क्या हमें फिल करना चाहिए, क्या किस तरीके से होना चाहिए पूरा फॉर्म, वो यहाँ पे पूरा बताया गया है। तो ये कंप्लीट ये 5 मेन बुक हो गए। अब इन 5 मेन बुक के साथ कुछ सपोर्टिंग मटेरियल है। तो सपोर्टिंग मटेरियल में एक तो पहला आ जाता है फॉरवर्ड एंड प्रीफेस ऑफ पास्ट ईयर्स, मतलब ये जो हर साल जो ये बुक लॉन्च हो रही है बैंक ऑडिट की, जैसे अभी 2022 एडिशन है, तो उसके पहले एडिशन में क्या था, उसके पहले एडिशन में क्या था, जो एक ब्रीफ आइडिया आपको ये दिलाएगा, जो प्रीफेस और फॉरवर्ड एंड प्रीफेस ऑफ पास्ट ईयर्स। उसके बाद लिस्ट ऑफ रेलिवेंट मास्टर सर्कुलर्स, मास्टर डायरेक्शन और लिस्ट ऑफ रेलिवेंट नोटिफिकेशन FAQs बाय RBI। अब RBI ये 3 तरीके के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इशू करती है, मास्टर सर्कुलर, मास्टर डायरेक्शन और नोटिफिकेशन एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे इसकी पूरी लिस्ट दी हुई है, जैसे कि ये लिस्ट है जो इसमें सिर्फ नाम रहेगा और क्या कौन कौन से नोटिफिकेशन है वो, जैसे 34 यहाँ पे मास्टर सर्कुलर्स अभी तक आ चुके हैं, 54 मास्टर डायरेक्शंस है और 689 यहाँ पे नोटिफिकेशंस है। बहुत वास्ट है। अब इसी को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे आप फोल्डर में जा सकते हैं। तो जैसे सर्कुलर्स में ये जो 34 सर्कुलर्स है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, सारे सर्कुलर्स को आप पढ़ सकते हैं। और फिर यहाँ पे मास्टर डायरेक्शंस है, तो यहाँ पे टोटल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 54 मास्टर डायरेक्शंस के एक डायरेक्शंस की नोटिफिकेशन यहाँ पे ये जो PDFs है। और फिर लास्टली गाइडेंस नोट। तो ये गाइडेंस नोट 689 है, तो इसको अलग अलग फोल्डर में बांटा गया है, जैसे कि 1 से 70 यहाँ पे है, फिर 71 से 123 यहाँ पे है। तो इस तरीके से ये बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है जो हमें पढ़ना रहता है। तो जिस तरीके से आप अभी देख रहे हैं कि ये पूरा गाइडेंस नोट का कवरेज है, ये सारी चीज़ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इस वेबसाइट में आके आप फॉरवर्ड प्रीफेस, टेक्स्ट, गाइडेंस, ऑडिट, गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट ऑफ बैंक, फिर उसका अपेंडिक्स A, B, फिर जो हमारे मास्टर सर्कुलर्स हैं, तो ये मास्टर सर्कुलर्स, मास्टर डायरेक्शंस, उसकी लिस्ट और साथ में उसका फोल्डर, वैसे ही यहाँ पे नोटिफिकेशंस की लिस्ट और उसका फोल्डर, और लास्ट में टेक्निकल गाइड की 2 टेक्निकल गाइड जो लॉन्च करी गई है हमारे ऑडिट की मदद के लिए। तो इस तरीके से ये इतनी बुक्स जो है वो ऑडिट ऑफ बैंक्स के गाइडेंस नोट में आ जाती है। अब देखिए, अब यूजुअली अगर हम देखें तो अगर हम ये इतना सारा जो ये गाइडेंस नोट है, इसको हम कोर्स को थोड़ा साइड रख सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा हम एग्ज़ाम पर्पस से पढ़ें। ये हमारे नॉलेज पर्पस के लिए ठीक है, ऑडिट पर्पस के लिए भी ज़रूरी है। ऑडिट पर्पस के लिए तो कंपलसरी है ये आपको पढ़ना, इसके बिना ऑडिट करना पॉसिबल नहीं रहेगा, तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो और अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो साथ में आपकी तैयारी यहाँ पे भी होते चले जाएगी, जो कंटेंट ऑडिट के लिए होनी है, तो जो सर्टिफिकेट एग्जाम के असेसमेंट टेस्ट के लिए होनी है, तो वो आपकी तैयारी भी साथ में हो जाएगी। अब मेन बुक हम यहाँ पे फोकस करेंगे मैनुअल ऑन कंटेंट ऑडिट ऑफ बैंक्स, ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट पे आगे बढ़ते जाएंगे। ये पूरा कोर्स इस तरीके से बाइफरगेटेड रहेगा और इस तरीके से हम इस पूरे जर्नी को करने वाले हैं कंटेंट ऑडिट ऑफ बैंक। तो चलिए अब हम चालू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, जो कि रहेगा मैनुअल ऑन कंटेंट ऑडिट ऑफ बैंक का। तो मैनुअल और कंटेंट ऑडिट ऑफ बैंक जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे चैप्टर्स यहाँ पे मिलेंगे, जो कि ये देखिए, जैसे कि इसमें क्या क्या चैप्टर्स है। बैंकिंग इन इंडिया, अंडरस्टैंडिंग द बैंकिंग बिजनेस एंड इट्स लीगल फ्रेमवर्क। तो ये पहला पार्ट है, इसको 3 पार्ट में बाइफरगेट किया गया है। अंडरस्टैंडिंग द बैंकिंग बिजनेस, उसके बाद डोमेन ऑफ कंकरेंट ऑडिट क्या रहने वाली है, यहाँ पे पूरा क्या क्या ऑडिट करना रहता है, वो सारी चीज़ इसमें कवर्ड रहेगी। और फिर लास्ट में कंकरेंट ऑडिट चेकलिस्ट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी में ये बटा हुआ है। इसका हम पहला कैटेगरी जो कि है बैंकिंग इन इंडिया, ये हम आज चालू करने वाले हैं। फिर ये तो हो गया, हम बुक्स, हमने सारी बुक्स देख ली और आज हम क्या पढ़ने वाले वो हमने देख लिया। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग। प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो होगी हमारी 11 डेज़ की, उसका क्या करिकुलम रहता है। तो यहाँ पे उसकी सारे करिकुलम जो मैंने बताया आपको, टोटल यहाँ पे जितने सेशंस होते हैं वो सारे यहाँ पे डले हुए हैं, 22 सेशंस। और ये इसमें क्या क्या हम करने वाले, जैसे सेशन 1 में क्या होगा, इफेक्टिव कंकरेंट ऑडिट के बारे में बताया जाएगा, लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में बताया जाएगा, KYC नॉर्म्स 3rd और 4th सेशन में, 5 और 6 में लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में, 7 और 8 में प्रूडेंशियल नॉर्म्स के बारे में, 9 और 10 में फॉरेक्स एंड ट्रेड के बारे में, फिर 11 में हमें यहाँ पे फॉरेक्स एंड ट्रेड के बारे में, 12th में यहाँ पे फ्रॉड डिटेक्शन, क्लासिफिकेशन, रिपोर्टिंग के बारे में बताया जाएगा। फिर 13-14 में यहाँ पे हमें कंकरेंट ऑडिट के क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए वो बताए जाएंगे। उसका ये पार्ट 1 है और फिर यहाँ पे पार्ट 2 है, तो 2 पार्ट में यहाँ पे प्रोसीजर्स बताए जाएंगे। फिर 17th और 18th में यहाँ पे ट्रेजरी और इन्वेस्टमेंट फंक्शंस के बारे में बताया जाएगा, इसका भी पार्ट 1 और पार्ट 2 रहेगा। फिर लास्टली हमें सेकेंड लास्ट में यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर्स बताए जाएंगे कि कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं बैंक्स में। और लास्ट में हम चलेंगे, जो लास्ट सेशन रहेगा यहाँ पे ऑडिट इन CBS एनवायरनमेंट।
तो इस तरीके से ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग में ये चीज़ें करवाई जाती हैं। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग में यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई बुक को रिफ़र नहीं करा जा रहा है, यहाँ पे इन जनरल जो सिलेबस है उसको यहाँ पे कवर किया जाता है। और हम यहाँ पे अब जो हम स्टडी करने वाले हैं वो बुक्स के मदद से करने वाले हैं। हम एक एक मैनुअल्स को यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे, मॉड्यूल्स को यहाँ पे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो होप सो आपको पूरा एक आइडिया मिल गया होगा कि इस सर्टिफिकेट कोर्स में पढ़ना कैसे है और कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और इसके साथ साथ अब आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना होगा। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे हमारे मॉक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल है, 16 मॉक टेस्ट पेपर्स 50 क्वेश्चंस के सेट के साथ। यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चंस को इन मॉक टेस्ट पेपर्स पे रखा गया है। ये यहाँ से आप परचेस करके ये सॉल्व कर सकते हैं। ऑनलाइन यहाँ पे डैशबोर्ड आपको मिलेगा जहाँ पे आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएंगे और इस वेबसाइट के अंदर, प्रो खाता के अंदर ये कंप्लीट आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था पूरा कंप्लीट स्ट्रेटेजी का पार्ट। अब हम आगे चलते हैं हमारे पहले चैप्टर की तरफ, जो कि है बैंकिंग इन इंडिया, जो कि है मैनुअल ऑन कंकरेंट ऑडिट ऑफ बैंक्स। इस बुक के का ये पहला चैप्टर है। जो पहला चैप्टर है इसमें हम टोटल देखने वाले हैं कि कैसे ये बैंकिंग जो सेक्टर है वो इवॉल्व हुआ है। और आज की डेट में टोटल 6 टाइप्स के यहाँ पे बैंक है, जैसे कि कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस। इस तरीके से आज की डेट में ये 6 कैटेगरीज चल रही है। और ये 6 कैटेगरीज के पहले किस तरीके से इवॉल्व होता हुआ आ रहा है ये बैंकिंग सेक्टर, वो हम आज देखने वाले टाइमलाइन के साथ। इंडिया का सबसे पहला बैंक जो था वो आया था 1770 में, जो कि इंग्लिश एजेंसी हाउसेस के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। तो ये पहला जो बैंक है 1770 में, ये है हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि मुंबई में आया था, बॉम्बे में, उस समय का बॉम्बे हो गया। उसके बाद 1786 में कोलकाता में बैंक ऑफ बंगाल नाम से आया। तो ये दो हमारे इनिशियल हिस्ट्री हमारी यहाँ से शुरुआत होती है, ये दो बैंकों के साथ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान और बैंक ऑफ बंगाल। उसके बाद यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स आए, 1806 में कोलकाता में, 1840 में मुंबई में और 1843 में चेन्नई में। तो अभी तक ये जो हम बैंक देख रहे हैं, इन बैंकों में अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती थी। और 1860 के बाद से 1860 में एक्ट लाया गया जिसमें कि लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट लाया गया बैंकों के, इंडियन लॉ में ये बताया गया। तो 1860 के बाद से सारे बैंक जो आएंगे वो अब लिमिटेड लायबिलिटी के साथ। फिर 1862 में एक बड़ा चेंजेस हुआ, क्योंकि 1862 के पहले जो करेंसी नोट्स जो इशू करने का पावर था वो बैंकों के पास था, तो वो बैंकों से लेकर गवर्नमेंट के पास शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये हिस्ट्री चली आ रही है। तो यहाँ तक हमने जो देखा 1860 तक जितनी भी बैंक्स थी, तो ये जो बैंक्स थी अब 1900 तक अपने अपने अलग अलग ब्रांचेस खोलना चालू कर दिया इन लोगों ने। तो टोटल हम देखिए तो इस तरीके से 3 कैटेगरीज में फिर बैंक के जो बैंकिंग सेक्टर है वो बढ़ गया। पहला था प्रेसिडेंसी बैंक्स, जो कि 3 थे, जो हमने पहले देखा था, 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में। उसके बाद जॉइंट सेक्टर बैंक्स आ गए, जो कि 9 जॉइंट सेक्टर बैंक्स बन गए। और उसके बाद एक्सचेंज बैंक्स और फॉरेन बैंक्स आ गए, थर्ड कैटेगरी, जो कि 8 इन नंबर, 8 इस तरीके की बैंक आ गए। तो इसमें जो हमने देख रहे हैं कि जॉइंट सेक्टर बैंक्स है, जो कि 9 जॉइंट सेक्टर बैंक्स आ गए थे। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि इलाहाबाद बैंक आया, अलायंस बैंक ऑफ शिमला आया, औध बैंक आया, पंजाब नेशनल बैंक आया। इस तरीके से ये बैंक स्टैब्लिश थे। अब 1900 से 1950 तक का हम सफर देखते हैं। इस समय क्या हुआ कि स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। स्वदेशी मूवमेंट के कारण काफ़ी ग्रोथ मिला बैंकिंग सेक्टर को, और इंडियन जो बैंकिंग सेक्टर है उसको काफ़ी ग्रोथ मिला। तो इस तरीके से नए जॉइंट सेक्टर बैंक्स आना चालू हो गए, जैसे कि पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और ये इस पीरियड में बिजनेस के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट देना भी बैंकों ने चालू कर दिया, जैसे कि ओवरड्राफ्ट लिमिट्स हो गई, कैश क्रेडिट हो गया, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने चालू कर दिया। और इस समय में जो फॉरेन करेंसी के जो ट्रांजेक्शन होते थे वो कोई ये बैंकिंग इंडियन बैंक्स नहीं कर रही थी, उसके लिए जो अलग से जो फॉरेन बैंक्स थी उनकी ही मोनोपोली चलती। अब इसी पीरियड में 1921 में जो ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक चल रही थी, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में, तो इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही बाद में नाम हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ से जन्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1921 में। जब ये इस तरीके का मर्जिंग चल रहा था, उस समय ऐसा भी हो रहा था कि जो छोटी छोटी बैंक्स खुली थी अलग अलग, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन्स होने लगे, बहुत ज़्यादा बैंक्स फेलियर होने लगे। तो ये 1900 से 1925 तक ये पीरियड चला। इसलिए 1929 में गवर्नमेंट ने
एक कमेटी बनाई, सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी, ये सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है। तो इन लोगों ने बैंक क्यों फेल हो रहे हैं उनका कारण जानने की कोशिश करी, तो पता चला कि इनसफिशिएंट कैपिटल होने के कारण, पुअर लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज़ और बैंकिंग एक्टिविटीज़ के कॉम्बिनेशन को मर्ज करने के कारण, इरेशनल क्रेडिट पॉलिसी के कारण, इनकॉम्पिटेंट और इनएक्सपीरियंस्ड जो डायरेक्टर्स थे उनके कारण ये सारी बैंकों का फेलियर हो रहा था। तो इसीलिए 1934 में आरबीआई एक्ट पास किया गया और साथ में 1935 में रिजर्व बैंक जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके रिकमेंडेशंस पे लाया गया? वो था सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी, जो हमने देखा कि 1929 में जो कमेटी बनाई गई थी उनके रिकमेंडेशन के द्वारा ये लाया गया आरबीआई। फिर 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी ला लिया गया। तो इस तरीके से ये जो एक्ट पास हुए तो इससे काफ़ी कुछ आरबीआई को पावर्स मिल गया, जैसे कि न्यू बैंक इस्टेब्लिश करने का, मर्जर एमलगमेशन करने का बैंक को, न्यू ब्रांचेस अगर ओपन करना है, एग्जिस्टिंग ब्रांच क्लोज करना है, एग्जिस्टिंग ब्रांच को शिफ्ट करना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे आरबीआई को पावर मिल गया। साथ में बैंक्स को इंस्पेक्ट करने का भी पावर मिल गया। और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया उसके द्वारा आरबीआई को रेगुलेट, सुपरवाइज और डेवलप करने का बैंकिंग सिस्टम को उसका पावर मिल गया। तो इस तरीके से ये एक्टों के द्वारा इन आरबीआई को काफ़ी कुछ पावर दिया गया। तो ये क्या है, ये सारे एक्ट्स एकदम लैंडमार्क जजमेंट थे और ये तभी आए जब 1947 में हमें आज़ादी मिली। इंडिपेंडेंस के बाद से ये सब चालू हुआ, जिससे कि काफ़ी बूस्ट मिलना चालू हुआ बैंकिंग सेक्टर को। तो अब चालू होता है 1950 से 1969 तक का सफर। तो हमने जो देखा था कि जो सबसे पहले हमने देखा था 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थी, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई की, वो तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। अब उस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का सक्सेसर यहाँ पे निकल के आया, जिसको हमने पहले भी बोला था कि उसको आगे चल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलेंगे। तो वो समय अब आ गया है। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट यहाँ पे पास किया गया और यहाँ पे इससे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से निकल के आया हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और उसी के कुछ सालों बाद 1959 में एक एक्ट लाया गया जो कि था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक्स एक्ट। तो इस एक्ट के आने से क्या हुआ कि जो पहले जैसे अलग अलग राजाओं के अलग अलग देश होते थे तो उनके अलग अलग बैंक्स चले आ रहे थे जो कि पुराने जमाने के चल रहे थे, तो उन जो बैंकों को स्टेट बैंक को टेक ओवर करने का मौका मिला। तो यहाँ पे स्टेट बैंक, फिर यहाँ पे जो स्टेट बैंक के जो 8 यहाँ पे बैंकों को यहाँ पे लाया गया इनके सब्सिडरी में, जो कि था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। फिर और अगर हम देखें इसका एग्जांपल तो आगे आता है स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एंड स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और लास्टली स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेनकोर। तो ये सारी बैंक्स जो है वो सब्सिडरीज बन गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ से एक बैंकिंग सेक्टर को और बूस्ट मिला और यहाँ से स्पीड पकड़ना चालू हुआ बैंकिंग सेक्टर का। फिर अब पीरियड चालू होता है 1969 से 1900 का। तो इस पीरियड में एक सोशल कंट्रोल पार्लियामेंट में पास किया गया। सोशल कंट्रोल में ये बताया गया कि अब जैसे कि पहले अभी तक कोई रूल नहीं थे तो किसी को भी लेंडिंग कर दी जा रही थी बैंकों के द्वारा, तो अब यहाँ पे क्या है कि इक्विटेबल सबको एक इक्वल ग्राउंड देने के लिए, सोशल कंट्रोल लगाने के लिए यहाँ पे स्कीम्स अनाउंस करी गई, जिसके थ्रू बताया गया कि किस तरीके से लेंडिंग किया जाएगा। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो कंसेप्ट है वो इस पीरियड में लाया गया, जो कि पार्लियामेंट में 1967 में यहाँ पे पास किया गया। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर डिसाइड करने के लिए किसको कितने क्रेडिट की जरूरत है, उसके लिए यहाँ पे 1968 में नेशनल क्रेडिट काउंसिल बनाया गया, जिसका काम था कि डिसाइड करना कि किस सेक्टर को कितनी क्रेडिट की डिमांड है, कौन से सेक्टर को ज़रूरत है, कौन सी प्रायोरिटी सेक्टर बनेगी। तो वो ये 1968 में नेशनल क्रेडिट काउंसिल द्वारा डिसाइड किया गया। और फिर एक लैंडमार्क ईयर आने वाला है जो कि है 1969, जिस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। और फिर उसी 14 बैंक के लाने के बाद कुछ टाइम बाद और यहाँ पे 6 और बैंकों को नेशनलाइज किया गया, जिसको नाम दिया गया कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक्स नाम से नए यहाँ पे 6 बैंक और लाए गए जो कि नेशनलाइज करे गए। तो यहाँ पे ये क्या है कि जो लोगों के लिए चिंता होना यहाँ पे चालू हुआ या प्रायोरिटीज वगैरह सेट करी गई, तो यहाँ पे रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि वहाँ से ये जब एनालिसिस हुआ तो पता चला कि रूरल इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट देने की ज़रूरत है। तो रूरल इकोनॉमी के लिए 1976 में रीजनल रूरल बैंक एक्ट यहाँ पे पास किया और रीजनल रूरल बैंक यहाँ पे आना चालू। तो अब आता है आज का एरा। आज की स्थिति में क्या यहाँ पे आज की स्थिति में कैसा बैंकिंग सेक्टर चल रहा है।
वो अभी हम जान लेते हैं। तो वो हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए बैंकों में तो अभी भी काफ़ी सारे लेकुनास है और काफ़ी सारी चीज़ें को ठीक करने की ज़रूरत है। पर अगर हम ओवरऑल देखें पूरी ग्लोबली, तो ग्लोबली हमारा जो स्टेटस है इंडियन बैंक का वो काफ़ी अच्छा है। मतलब मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रहे हैं बैंकों में। अगर हम देखें पूरी दुनिया के हिसाब से जो बैंक है उससे तो अच्छा ही प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे निकल के आता है कि आज की इरा में बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा है, पर अभी भी काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है जो कि हमें देखने जो जिसके लिए रेगुलेटरी स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। वो क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे डी स्ट्रेसिंग द बैंकिंग सेक्टर, ये पहला काम है। सेकेंड काम है रिफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर बैंक। थर्ड है इम्प्रूविंग मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। फोर्थ है स्ट्रेंथनिंग द लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ बैंक है। फिर है मॉनिटरिंग द बिल्डअप ऑफ लेवरेज इन द बैंकिंग सिस्टम, डीलिंग विद द कंसर्न ऑफ टू बिग टू फेल। तो ये भी एक है कि भाई ऐसा ना बन जाए कोई बैंक इतना बड़ा बन जाए और फिर फेल हो तो पूरा देश ही डुबा दे, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो वैसा भी उसके लिए भी कुछ नियम कानून रहने चाहिए। फिर कन्वर्जेंस विद द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो हम ग्लोबली कम्पीट करना चाह रहे हैं तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमें मीटअप करना पड़ेगा। मिनिमाइजिंग द रेगुलेटरी आर्बिट्रेज बिटवीन बैंक्स एंड नॉन बैंक्स। फिर रिवाइविंग द लाइसेंसिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को यहाँ पे थोड़ा सा बूस्ट दिया जा रहा है। और फिर मेकिंग द बैंकिंग सेक्टर मोर इंक्लूसिव, तो मतलब बहुत सारे काम यहाँ पे इंक्लूड करे जा रहे हैं जो बैंकिंग सेक्टर में ही हो जाए, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। तो ये सारे रिफॉर्म्स जो है वो यहाँ पे लाए जा रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में आज के दिन में, ताकि उसको और अच्छा बनाया जा सके। तो अगर हम देखें अब टोटल हमारे पास कितने बैंकिंग सेक्टर निकल के आ रहे हैं, तो है पहला कमर्शियल बैंक, दूसरा रीजनल रूरल बैंक, तीसरा कोऑपरेटिव बैंक, चौथा डेवलपमेंट बैंक जिनको टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस भी बोला जाता है, फिर है पेमेंट बैंक्स और लास्टली है स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए अब हम चालू करते हैं आज की डेट में कितने कैटेगरीज की, कितने टाइप्स की यहाँ पे बैंक्स हो सकती है। तो उसमें सबसे पहला आता है कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक सबसे ज़्यादा इंडिया में चलने वाला बैंक है। तो कमर्शियल बैंक यहाँ पे लॉ से ऑथराइज होते हैं ये कि वो पैसा ले सकते हैं और पैसा दे सकते हैं, मतलब बोरो कर सकते हैं और लैंड कर सकते हैं, इसका काम कर सकते हैं और ये आरबीआई के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। अब ये जो कमर्शियल बैंक्स है ये दो प्रकार के हो सकते हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स हो सकते हैं या नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। तो शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड का जो डिफरेंस है वो पहले हम क्लियर कर लेते हैं। शेड्यूल का मतलब होता है कि जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है वो शेड्यूल्ड बैंक कहलाएगा। तो अब आरबीआई के अगर सेकंड शेड्यूल में अपना नाम लिखवाना है तो कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि कुछ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रखनी पड़ेगी, अपना जो कैश रिजर्व रेशो है वो आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, फिर उनको कुछ प्रिविलेजेस भी मिलेगी कि वो आरबीआई से बोरो कर सकते हैं मनी और रेगुलर बैंकिंग एक्टिविटी पर्पज़ के लिए आरबीआई के से पैसा ले सकते हैं। फिर साथ में उनको कुछ रिटर्न सबमिट करने पड़ेंगे आरबीआई को और वो क्लियरिंग हाउस का भी मेंबर बन सकते हैं। तो ये सारे कुछ प्रिविलेज मिलेंगे और साथ में कुछ ऑब्लिगेशंस भी रहेंगे जो शेड्यूल बैंक को करना पड़ेगा। बाकी नॉन शेड्यूल बैंक में इसका सब अपोजिट होएगा, उनको उतनी कैपिटल मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न बनने की ज़रूरत नहीं है, सीआरआर खुद के पास मेंटेन करना रहेगा। बाकी कुछ घाटे भी रहेंगे कि क्लियरिंग हाउस के मेंबर नहीं बन सकते, आरबीआई से बोरो नहीं कर सकते। तो ये तो थे कुछ डिफरेंसेस। अब शेड्यूल बैंक को ये भी एक कमर्शियल बैंक्स के लिए ऐसा आरबीआई ने गवर्न कर रहा है, तो आरबीआई चाहेगा कि भाई जो लोअर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है वो प्रमोट किया जाए। तो शेड्यूल सेक्टर्स में कुछ लिमिटेशंस रहते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इतनी कम से कम होनी चाहिए। तो इस तरीके के कुछ नियम कानून यहाँ पे रहते हैं। अब दो प्रकार की बैंक्स हो सकती है, एक पब्लिक बैंक और एक प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में मतलब क्या होएगा कि जो गवर्नमेंट की ओनरशिप है वो 51% से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है, तो वो गवर्नमेंट में मेजॉरिटी स्टेक यहाँ पे गवर्नमेंट करेगा, तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बन जाएगा। अब दोनों ही वैसे तो आरबीआई के सुपरविजन में आएंगे, पर पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे कौन होगा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी 5 सब्सिडरीज है, वो साथ में आईडीबीआई बैंक है, नेशनलाइज जितनी भी बैंक्स हैं, तो ये सारी चीज़ जो हैं वो हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आ जाएगी। वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कौन आ जाएगा, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, बॉडी कॉर्पोरेट्स, इनका इन्वेस्टमेंट्स रहता है मेजॉरिटी, तो वो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लेते हैं, जैसे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कहलाएंगे। नेक्स्ट बैंकिंग कैटेगरी आती है आरआरबी, जिसका मतलब है रीजनल रूरल बैंक। अब ये बैंक को लाया गया था ताकि रूरल सेक्टर को बढ़ावा मिल सके, जिससे कि रूरल इकोनॉमी ग्रो करे, तो ताकि हम एग्रीकल्चर को डेवलप कर सके, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ों को रूरल एरियाज़ पे डेवलप कर सके। अब आरआरबी बैंक्स बनते कैसे हैं, तो इनमें स्टेक रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी, और एक स्पॉन्सर बैंक भी यहाँ पे रहता है जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक रहता है।
तो अब इनका स्टेक कितना कितना रहता है वो हम देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक यहाँ पे 50% स्टेक रहेगा, 35% स्टेट गवर्नमेंट का, और फिर स्पॉन्सर बैंक जो रहेगी, जो पब्लिक सेक्टर बैंक रहेगी, उसका यहाँ पे 15% यहाँ पे प्रोपोर्शन रहेगा। अब स्पॉन्सर बैंक का यहाँ पे और भी काम रहता है, जो इनके एम्प्लॉयज़ वगैरह रहते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, मैनेजरियल सपोर्ट देना रहता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना पड़ता है स्पॉन्सर बैंक को। ये टोटल 5 साल तक इनको फर्स्ट 5 ईयर्स तक देना रहेगा, पर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड भी कर सकती है टाइम को, कि और भी टाइम अगर इनको ज़रूरत पड़ेगी तो। और ये आरआरबीज़ को यूजुअली तो जो गवर्न है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, पर कुछ रेगुलेटरी फंक्शंस जो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो यहाँ पे नाबार्ड को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, तो नाबार्ड भी इस पर इनका देखभाल कर सकता है। तो इस तरीके से ये फंक्शनिंग होती है। ये एक ओवरऑल मैंने बताया कि किस तरीके से आरआरबी काम करता है। अब ये आरआरबी कंसेप्ट आया था 1975 में, 1976 में आरआरबी एक्ट भी आया। आरआरबी एक्ट में सारे उनको किस तरीके से प्रोविजंस दिए हुए हैं कि किस तरीके से उनको काम करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आई। अब हुआ ये कि बहुत सारे आरआरबीज खुलने लग गए, तो इनको स्ट्रेंथन करने के लिए तो इनको कंसोलिडेट किया गया 2005 में। तो लगभग 196 आरआरबीज को 56 बैंक में कन्वर्ट किया गया कंबाइन करके। फिर साथ में सरफासी एक्ट आने के बाद थोड़े बहुत और ये जो बैंक्स हैं वो कंसोलिडेट हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि आरबीआई ने देखा कि इन बैंकों को अगर हम लिमिटेड एरिया में रखें तो उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो इनको फिर जैसे बाकी बैंकों को छूट रहती है कहीं भी कोई भी एरिया में काम कर सकते हैं, वो छूट भी दे दी गई। तो पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करती थी, वो एक ही पर्टिकुलर एरिया पे ही वो काम कर सकते थे, इधर उधर कहीं पे भी काम नहीं कर सकते थे। पर अब ऐसी स्थिति है कि वो कहीं पे भी काम कर सकते हैं, किसी के साथ भी काम कर सकते हैं, ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अब आज की डेट में अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक बोल लो या फिर आरआरबी बैंक बोल लो, दोनों एक ही हो गए हैं, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस बचा ही नहीं। नेक्स्ट बैंकिंग कैटेगरी आती है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या होता है कि लोगों का ही पैसा लोग ही मिल के इस बैंक को बना रहे हैं, लोग सारे इसमें मेंबर्स हैं, सारे जो सिटीजन्स हैं वो इसमें मेंबर्स हैं, जो इस कोऑपरेटिव बैंक में पार्ट ले रहे हैं। तो अब ये जो कोऑपरेटिव बैंक रहती है इसकी अलग अलग कैटेगरीज होती है, जैसे कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो सकता है और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हो सकता है। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में भी 2 कैटेगरी हो सकती है, शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स या नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अब शेड्यूल्ड के अंदर भी 2 कैटेगरी होती है, मल्टी स्टेट और ऑपरेटिंग इन सिंगल स्टेट, मतलब सिंगल स्टेट वाला और मल्टी स्टेट वाला। वैसे ही नॉन शेड्यूल्ड में भी सिंगल स्टेट वाला और मल्टी स्टेट वाला, इस तरीके से इसका बाइफर्केशन हो सकता है। अब शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड में क्या डिफरेंस होता है, वही जो कमर्शियल बैंक्स में हमने देखा, सेम डिफरेंस यहाँ पे होता है कि शेड्यूल्ड जो है वो आरबीआई के पास लिखा हुआ है और शेड्यूल में लिखा हुआ है, और नॉन शेड्यूल मतलब आरबीआई के शेड्यूल में नहीं लिखा। तो थोड़े बहुत उसके उन लोगों के लिए नियम कानून चेंज हो जाते हैं, तो इस तरीके से इसका बाइफर्केशन होता है। अब हम चलते हैं रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में। तब रूरल में मतलब रूरल के लोगों के लिए बना हुआ है, रूरल के लोगों की मदद के लिए बनाया गया है। तो इसमें 2 कैटेगरी होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में के अंदर 3 कैटेगरी होती है, स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव और प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। इस तरीके से ये 3 कैटेगरी जो शॉर्ट टर्म रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में आती है। उसके बाद लॉन्ग टर्म्स में 2 कैटेगरी आती है, पहला आता है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक, और दूसरा है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक। तो समझ लो एग्रीकल्चर यहाँ पे रूरल एग्रीकल्चर और रूरल दोनों साथ में नाम आ रहा है, तो वो दोनों लॉन्ग टर्म कैटेगरी की है यहाँ। तो ये तो थे इनके बाइफर्केशन की, किस तरीके से ये कोऑपरेटिव बैंक्स बटे हुए हैं, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अब अगर इनके इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट की बात होगी तो कौन देखेगा, तो उसके लिए यहाँ पे अगर वो सिंगल स्टेट वाले हैं तो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ देखेगा स्टेट का, या तो फिर अगर वो मल्टी स्टेट वाले हैं तो सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी देखेगी। तो इस तरीके से इनका मैनेजमेंट किया जाता है। अब इनका बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ कौन देखेगा, तो बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ही, वो ओवरऑल परव्यू करता ही है सारे बैंकों का, तो वो रहेगा। बट अगर रूरल कोऑपरेटिव्स को देखने की बात आती है तो वहाँ पे नाबार्ड भी देख सकते हैं, तो नाबार्ड यहाँ पे रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को की बैंकिंग एक्टिविटीज़ को गवर्न करेगा। तो इस तरीके से ये था पूरा हमारा कंप्लीट कोऑपरेटिव बैंक्स। लेट्स सी द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक का मतलब है कि कोई एक इंडिया में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, वो फॉरेन में सिचुएटेड है बैंक, बट उसकी जो ब्रांचेस है वो इंडिया में खोली गई है, तो इसलिए यहाँ पे उसको फॉरेन बैंक बोला जाता है। अब ये फॉरेन बैंक जो होती है इनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस रहती है, तो इनके टेक्नोलॉजी एडवांस होने के कारण इन लोग कई ब्रांचेस इनको ये करना पड़ता है कि जो डाटा है वो ग्लोबली एक जगह प्रोसेस होएगा। तो अब इंडिया का डाटा बाहर लेके जा रहे हैं तो ये तो गलत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आरबीआई से इनको एक स्पेसिफिक कंसेंट लेना पड़ता है, उसके बाद ही यहाँ पे उन लोग अपना डाटा ग्लोबली प्रोसेस करवा सकते हैं।
अब 2008 में कितना ग्लोबल क्राइसिस हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उससे सबक लेके आरबीआई ने सोचा ये फॉरेन बैंक को ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो इन लोग तो बहुत सारा ही पैसा लेके चले जाएंगे। तो एक डिस्कशन पेपर तैयार हुआ जनवरी 2011 में कि फॉरेन बैंक को किस तरीके से इंडिया में काम करने दिया जाए। तो वहाँ पे इन लोगों ने डिसाइड किया, एक स्कीम लॉन्च करी कि फॉरेन बैंक इंडिया में एक होली बैंकिंग इन इंडिया ओन सब्सिडरी खोल सकती है, WOS। एक इस तरीके की कैटेगरी लॉन्च किया गया जो कि फाइनलाइज किया गया नवंबर 2013 में। तो मतलब अब इससे होने के कारण क्या, दो तरीके से फॉरेन बैंक इंडिया में काम कर सकती है, या तो ब्रांचेस स्टैब्लिश करके, कोई सिंगल ब्रांच स्टैब्लिश करके, या तो फिर होली ओन्ड सब्सिडरी स्टैब्लिश करके। तो ये जो अगर होली ओन्ड सब्सिडरी है, इसको नियर नेशनल ट्रीटमेंट दिया गया। जैसे यहाँ की बैंकिंग को ट्रीटमेंट दिया जाता है कि कहीं पे भी ब्रांचेस खोल सकते हो ऑल ओवर इंडिया आप, तो उस तरीके का ट्रीटमेंट यहाँ पे वो फॉरेन बैंक को भी दिया गया इस होली ओन्ड सब्सिडरी के कारण। अगला न्यूली इनकॉर्पोरेटेड बैंक है, वो है पेमेंट बैंक्स। तो पेमेंट बैंक्स कौन होते हैं? ये नवंबर 2014 में लाए गए पेमेंट बैंक्स, इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे। इनका काम था स्मॉल सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करना, पेमेंट और रेमिटेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स को, लो इनकम हाउस होल्ड वालों को, स्मॉल बिजनेस को और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए इनका फोकस था। इनका काम क्या क्या था? ये या तो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 लाख रुपए 1 लाख पर इंडिविजुअल कस्टमर इन लोग होल्ड कर सकते हैं इसमें बैलेंस, प्लस इन लोग ATM डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं पर क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। साथ में इन लोग लोन वगैरह भी नहीं दे सकते किसी को, तो इसलिए क्रेडिट कार्ड भी अलाउड नहीं है। और इन लोग क्या काम कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट का काम कर सकते हैं दूसरे बैंकों के लिए, और जिसमें कि मतलब वेरियस पेमेंट गेटवेज काइंड ऑफ काम कर सकते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन रिस्क शेयरिंग सिंपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, तो ये कौन से होते हैं? जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये सब इन लोग सेल कर सकते हैं। तो ये काम था पेमेंट्स बैंक का। अब पेमेंट बैंक में भी अगर हम कुछ नियम कानून देखें तो इनको भी CRR मेंटेन करना है RBI के साथ, और जो SLR मेंटेन करना है तो उसमें उन लोगों को 75% डिमांड डिपॉजिट बैलेंस रखनी है, जो कि रहेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या ट्रेजरी बिल्स में, जिसका 1 साल से मतलब अप टू 1 ईयर की मैच्योरिटी डेट होनी चाहिए। और जो 25% है, रेस्ट 75% यहाँ रहेगा और 25% है उनको टाइम और फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना है, जो कि अदर शेड्यूल बैंक्स में हो सकती है, अदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो इनको पेमेंट बैंक्स को फॉलो करना पड़ता है। तो अभी इनके कुछ एग्जांपल इंडिया में जो चल रहे हैं वो है एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक और NSDL पेमेंट्स बैंक। चलिए अब हम देखते हैं सबसे लास्ट कैटेगरी, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये फाइनेंशियल सिस्टम पे नवंबर 2014 में इंट्रोड्यूस कराए गए। इनका काम था कि स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को क्रेडिट सप्लाई करना, जैसे कि मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हो गए, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए ये बैंक्स लॉन्च किए गए। इनका काम था हाई टेक्नोलॉजी के साथ लो कॉस्ट ऑपरेशन में परफॉर्म करना और सर्विसेज प्रोवाइड करना। ये बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लेंडिंग करना अनसर्व्ड को, अंडर सर्व्ड सेक्शंस को। उसके बाद इनके कोई एरिया में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया ये कहीं पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। और इन लोग के ऊपर जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स रहते हैं, नॉर्म्स रेगुलेशन RBI के, वो सारे लागू होते हैं। तो जैसे कमर्शियल बैंक्स में जो जो चीज़ें चाहिए रहती है, नॉर्म्स अगर पूरे करने पड़ते हैं, वो सारा इनको भी करना है। प्लस इनको CRR जो कैश रिजर्व रेशो रहता है वो भी मेंटेन करना है, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो रहता है वो भी मेंटेन करके चलना है। साथ में इनमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस और लगाई गई है, जैसे कि इन लोगों को कंपलसरी है कि अपने टोटल एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जो होता है उसका 75% इनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करना है, PSL में अपना लेंडिंग करना है। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है। दूसरा रेस्ट्रिक्शन ये है कि इनके जो लोन्स एंड एडवांसेस का पूरा पोर्टफोलियो है उसका 50% ऐसा लोन्स एंड एडवांसेस का पोर्टफोलियो होना चाहिए जो कि 25 लाख रुपीज़ से कम होने चाहिए। तो ये कुछ नियम कानून हैं जो इनको फॉलो करना पड़ता है स्मॉल फाइनेंस बैंक को। इंडिया में अगर देखें तो हम किस टाइप के ये इसके एग्जांपल्स, तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो ज़्यादातर चल रहे हैं वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये सारे, इनमें से आपने कुछ नाम आपने सुने होंगे, तो इससे आपको लिंक हो पा रहा होगा ये किस टाइप के बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, क्या बैंकिंग में क्या अंतर आ जाता है, वो आप समझ पाएंगे।